मेरी ननद 17 साल की थी। जब भी कॉलेज से वापस आती अपना पेट पकड़कर रोने लगती। जब भी डॉक्टर के पास चलने के लिए कहती थी, साफ साफ मना कर देती। मुझे शक हुआ तो मैंने एक दाई को अपने घर बुलाया। ननद का चेकअप करवाया तो गांव की दाई सर पकड़कर बैठ गई और कहने लगी कि इसकी शादी आज ही मेरे 14 साल के बेटे से करवा दो, नहीं तो मर जाएगी। मैं तो डर गई और उसकी शादी दाई के बेटे से कर दी। शादी के 2 दिन बाद ही वो ठीक होने लगी। एक दिन राज मालूम करने के लिए मैं चुपके से उसकी कमरे में जाकर अलमारी में छुप गई और जो देखा, मेरी रूह कांप गई, क्योंकि वह 14 साल का बच्चा। मेरा नाम कुसुम है। मेरे माता पिता का देहांत हो चुका था। भैया और भाभी मेरे लिए सब कुछ थे। भैया और भाभी कभी भी नंद के लिए कोई गलत फैसला नहीं करते और ना ही कभी उनका बुरा चाहते हैं। उनकी तो हमेशा ही कोशिश रहती है कि वह अपने नंद के लिए अच्छे से अच्छा करें। उनकी नंद हमेशा अपनी जिंदगी में खुश रहे, लेकिन कभी कभी भाई की बहन भाभी की नंद भी खोटा सिक्का निकल जाती है। मेरी नंद की जिंदगी की कहानी मेरे अतीत से जुड़ी हुई है। मुझे लगता था कि अब सब कुछ ठीक हो गया है, पर ऐसा नहीं था। हमारा अतीत कभी कभी सालों बाद भी हमारे आगे आ जाता है। 21 साल बाद मेरा अतीत मेरे सामने आकर खड़ा हो गया था, लेकिन मैं कुछ नहीं कर सकती थी। मैंने जवान नंद के हाथों से ही धोखा खाया था। उसने मेरे भरोसे को तोड़ कर रख दिया था। आज भी मुझे याद है, हम 2 बहनें थे। मेरी बहन मुझे 3 साल बड़ी थी। जब हमने कॉलेज जाना शुरू किया तो बहन का बर्ताव मेरे साथ बदल गया। वह हर समय अपने आप में ही मग्न रहती थी। एक दिन मेरी सहेली की दोस्त ने मुझे बताया कि तुम्हारी बहन के पास फ़ोन है और वह किसी लड़के से बात करती है। मैंने उसकी बात पर भरोसा नहीं किया। समय बीता गया। मेरी बहन रात को सबके सो जाने के बाद चुप कर दूसरे कमरे में चली जाती थी। वह बहुत ज़्यादा खुश रहने लगी थी। जब मैंने सबकी वजह पूछी तो उसने मुझसे कहा कि ऐसी कोई बात नहीं है, बस मेरी पढ़ाई में मन नहीं लगता था, इसलिए मुझे बहुत खुशी होती अगर मेरी पढ़ाई से जान छूट जाती। तो मैंने बहन से कहा, मेरी तो आखिरी इच्छा थी, तुम आगे पढ़ो। मेरा तो सपना था तुम पढ़ लिख कर कुछ बनो। लेकिन जवाब में उसने मुझसे कहा, समय के साथ साथ इंसान के सपने और सोच बदल जाते हैं। one दिन मेरी भाभी बिस्तर साफ कर रही थी। उन्हें मेरे बिस्तर में से मोबाइल मिला। मुझसे पूछने लगे कि यह मोबाइल किसका है। मैंने अपनी भाभी से कहा कि मुझे नहीं पता यह मोबाइल किसका है और कहाँ से कैसे आया। मेरी बहन बोली कि भाभी ये झूठ बोल रही है, इसका ही मोबाइल है। मैंने खुद ये मोबाइल इसके पास देखा था। मेरी भाभी ने मेरे मुंह पर जोर से थप्पड़ मारा। मोबाइल उसी समय अपने पास रख लिया। मुझे अब समझ में आया था कि मेरी बहन अपना मोबाइल मेरे पास छुपाती थी, ताकि जब मैं उस मोबाइल को ढूंढने की कोशिश करूं तो और मुझे ना मिले। और एक बार ऐसा ही हुआ था। इन सब के बाद भाभी ने मेरा कॉलेज जाना बंद कर दिया और मुझे बहुत ज़्यादा नाराज़ रहने लगी। जब भैया ने पूछा कि मैं कॉलेज क्यों नहीं जा रही हूँ, तो भाभी ने उससे कह दिया, एग्ज़ाम होने वाले हैं तो यह घर पर रहकर ही तैयारी कर रही है। आप परेशान ना हो, मैं सब देख लूँगी। एक दिन भैया ने कहा, मेरा दोस्त चाहता है कि अब हमें अपने बहन की शादी कर दे, वह बड़े हो गए हैं। दीदी का रिश्ता भैया के दोस्त के घर पर हुआ था और यह रिश्ता उसकी मर्जी से ही हुआ था, लेकिन अब वह उस लड़के को पसंद नहीं करती थी। भाभी ने दीदी को बहुत समझाया, लेकिन वह भाभी की बात नहीं मानी। उस समय भाभी को मेरी बात पर विश्वास हुआ कि मैं सच कह रही थी। अब मेरा कॉलेज जाना शुरू हो गया था, क्योंकि सारा सच भाभी के सामने आ चुका था। एक दिन मेरी दीदी ने खुद भैया से कहा कि वह अपनी मर्जी से शादी करना चाहती है। किसी भी हाल में वह उनके दोस्त के बेटे से शादी नहीं करेगी। वैसे भी उन लोगों के घर में खाने पीने को तो कुछ भी है नहीं। मेरी ख्वाहिश, मेरे सपने वह कैसे पूरा कर सकते हैं। भैया ने कहा कि मैं अपने दोस्त को जुबान दे चुका हूँ और अब तो संतोष की नौकरी लगने वाली है। वैसे भी जो कुछ मेरे पास है वह सब तुम दोनों बहनों का ही है। मैं कौन सा अपने साथ लेकर जाने वाला हूँ। अब मैं तुमसे इस बारे में कोई बात नहीं करना चाहता। लेकिन दीदी भी अपनी जिद पर रहे और कहने लगी कि अगर आप लोगों ने मेरे साथ ज़बरदस्ती की तो फांसी लगा लूँगी, लेकिन किसी भी हाल में संतोष से शादी नहीं करूँगी।
दीदी की बात सुनकर मेरी भाभी बहुत ज्यादा परेशान। भैया के दोस्त भी शादी के लिए जल्दी कर रहे थे क्योंकि उनकी तबीयत ठीक नहीं रहती थी। वह चाहते थे कि अपनी आंखें बंद होने से पहले वह अपने बेटी की शादी करते हैं, लेकिन दीदी मानने को तैयार ही नहीं थी। वन दिन दीदी कहने लगी कि मैं संतोष से कुछ बात करने जा रही हूँ। भाभी ने कहा, कुसुम को अपने साथ ले जाओ। दीदी कहने लगे कि आखिर कब तक मेरे पीछे पड़े रहेंगे, आप बेफिक्र रहें, घर से भाग नहीं रही हूँ। यह कहकर घर से चली गई और शाम को वापस आए। जब वापस आए तो मेरी भाभी भी उन्हें देखकर खुश हो गए और सोच रही थी कि शायद संतोष ने उन्हें शादी के लिए मना लिया होगा, क्योंकि संतोष भी दीदी को पसंद करते थे। इस बात से सब लोग अनजान थे कि उनकी बेटी, जिसे उन्होंने बहुत लाड प्यार से पाला था और कभी भी किसी बात की कोई पाबंदी नहीं लगाई थी, वह उनकी इज्जत को मिट्टी में मिलने जा रही है। ननद तो भैया भाभी की इज्जत और मान सम्मान होती है और अपनी भैया और भाभी की खातिर तो अपनी जान भी देती है। पर कुछ नंद ऐसी भी होती है जो यह भी नहीं सोचती कि उनके भैया भाभी ने अपनी सारी जिंदगी उनकी परवरिश में गुजार दी। हम सब लोग सोच रहे थे कि मेरी दीदी अपने मंगेतर से मिलने जाती है, लेकिन भैया को यह बात नहीं पता थी, क्योंकि यह बात इस समय बहुत गलत समझी जाती थी। एक दिन जब मैं कॉलेज से वापस आ रही थी तो मैंने दीदी को एक लड़के के साथ बाइक पर जाते देखा। मैंने सोचा कि हो सकता है संतोष हो, लेकिन जब मैं घर पर आई तो संतोष तो हमारे घर पर ही बैठे थे। भाभी को भी अब पता चल चुका था, दीदी उनसे झूठ बोल रही हैं। भाभी ने अपनी इज्जत की खातिर संतोष से झूठ बोल दिया कि दीदी दोस्त के घर गई हैं। संतोष पढ़े लिखे थे और उन्हें नौकरी मिलने वाले थे। दोस्त के घर के हालात अच्छे नहीं थे और आज डेट फिक्स करने आए थे। भैया और भाभी ने उन्हें 1 महीने के बाद की तारीख दे दी थी। दीदी घर पर आए तो सबको देखकर हैरान हो गए। आंटी उठी और प्यार से उनके सर पर हाथ रखने लगी और उनकी भलाई लेने लगी, लेकिन दीदी ने उनका हाथ झटक दिया और कमरे में चली गई। भाभी ने उनसे कहा कि शर्मा गई होगी। मैं अपने दीदी के कमरे में गई और उनको मिठाई खिलाने लगी तो उन्होंने प्लेट फेंक दी और कहने लगी कि तुम लोगों ने मेरी जिंदगी का फैसला मुझसे पूछे बगैर कैसे कर दिया? तुम लोग ऐसे कैसे कर सकते हो मेरे साथ? मैं किसी भी हाल में इस लड़के से शादी नहीं करूंगी, तो कोई भी मेरे साथ जबरदस्ती नहीं कर सकता। मैंने दीदी से कहा कि तुम्हें क्या हो गया है? तुम क्यों संतोष से शादी करना नहीं चाहती? क्या कमी है? कहने लगी, अगर तुम्हें इतना पसंद है तो तुम्हें उससे शादी कर लो, लेकिन मेरा पीछा छोड़ दो। मैंने उस दिन भी दीदी को बहुत ज्यादा समझाया कि भैया को आप पर बहुत मान है, वह आपसे बहुत मोहब्बत करते हैं। तुमने जो भी कहा है हमेशा उन्होंने तुम्हारी बात मानी है। तुम उनके साथ ऐसा क्यों कर रही हो? क्या तुम्हें भैया की इज्जत का जरा भी ख्याल नहीं है? तुम हमारे साथ ऐसा मत करो। भाभी भी कमरे में आ गए और उसने हाथ जोड़कर कहने लगी कि तुम मेरी नंद हो, लेकिन बेटी से बढ़कर माना है बेबी। कुछ तो हमारी इज्जत का ख्याल करो और ये शादी कर लो। लेकिन उन्होंने किसी की नहीं सुनी और कमरे से चली गई और भैया के पास गई और भैया से कहा कि कुसुम की शादी संतोष से कर दे। मुझे उससे शादी नहीं करनी, मैं तो अपने पसंद लड़के से ही शादी करूंगी। भैया ने गुस्से में उन्हें थप्पड़ मार दिया। भैया की तबीयत भी खराब हो रही थी। भाभी ने भैया को समझाया कि आप फिक्र ना करें, अभी नादान है, जब शादी हो जाएगी तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। इस उम्र में तो बच्चे से गलतियां हो जाती हैं। हमारा फर्ज बताना है कि हम उन्हें समझाएं और उनका साथ दे। भैया ने कहा कि मुझे लग रहा है कि यह मेरी इज्जत को मिट्टी में मिलाकर रहेगी, लेकिन तुम भी इसे साफ साफ कह दो, अगर इसने ऐसा कुछ भी किया तो मैं जिंदगी भर इसे माफ नहीं करूंगा। अगर इसे अपने मर्जी से शादी करनी है तो मेरी एक शर्त है, इसे कहो कि इस लड़के को यहाँ बुलाए। मैं उसी दिन उसकी शादी उस लड़के से करके इसे विदा कर दूंगा। इसके बाद हमारा इसे कोई रिश्ता नहीं रहेगा और ना ही या मेरे घर में वापस आएगी। तुम भी इसे भूल जाना और सिर्फ इतना याद रखना कि हमारी एक ही बहन है। यह सुनकर मेरी भाभी रोने लगी, लेकिन जब दीदी की यह बात पता चली तो उन्हें जरा सा भी अफसोस नहीं हुआ, बल्कि वह तो बहुत
खुश हो गई, कहने लगी कि बस एक बार मेरी शादी हो जाए, फिर मैं भैया को खुद मना लूंगी या मुझसे बहुत प्यार करते हैं, मान जाएंगे। अब तो दीदी के पैर जमीन पर नहीं थे, वह तो आसमानों में उड़ रहे थे। जब दीदी ने उस लड़के बुलाने के लिए कॉल की तो उसने फोन नहीं उठाया। भाई आप बहुत ज्यादा परेशान थे कि वह अपने दोस्त से क्या कहेंगे। शादी के दिन भी पास आ रहे थे और लड़का भी दीदी का फोन नहीं उठा रहा था। दीदी अब टेंशन में बीमार रहने लगे और इसी बीच संतोष को भी सब कुछ पता चल गया था। संतोष इस बारे में दीदी से बात करने आया था। दीदी ने उन्हें बहुत ज्यादा बेइज्जत किया, कहने लगी कि तुम्हारी हैसियत क्या है जो तुम मुझसे शादी करना चाहते हो। संतोष जो दीदी का मंगेतर था, शादी के लिए कहा था, तुमने मना क्यों नहीं किया? अगर तुम्हें मुझसे शादी नहीं करनी थी तो तुम उस समय मुझे इनकार कर देती, मैं कभी भी तुमसे रिश्ता नहीं करता। पर अब शादी की डेट फिक्स हो चुकी है, सब तैयारी पूरी हो चुकी है, अब मैं किसी भी हाल में पीछे नहीं हट सकता। अब बात मेरी इज्जत पर आ चुकी है। दीदी ने कहा, तुम्हें जो करना है वह कर लो, लेकिन मैं कभी भी तुमसे शादी नहीं करूंगी। वह लड़का अभी तक दीदी का फोन नहीं उठा रहा था। दीदी उस लड़के के घर भी गई जहां वह रहता था, लेकिन उसका कुछ पता नहीं चल सका। उसके पड़ोसी ने भी उसके बारे में कुछ नहीं बताया और तब मजबूर होकर दीदी को भैया का फैसला मानना पड़ा। भैया ने उन्हें 10 दिन का समय दिया था। कहा था कि अगर वह सबके साथ तुम्हारा रिश्ता मांगने आता है तो मैं तुम्हें उसके साथ विदा कर दूंगा, अगर नहीं आया तो तुम्हें मेरी बात माननी पड़ेगी। पर वह बाहर नहीं आया और ना ही उसने दीदी का फोन उठाया। घर में शादी की शहनाइयां बजने लगी, सब मेहमान आने शुरू हो गए थे। दीदी का रो रो कर बुरा हाल था। भाभी और भैया ने उन्हें बहुत समझाया कि भैया और भाभी कभी भी अपने बहन या नंद के लिए कोई गलत फैसला नहीं करते। भैया भाभी तो हमेशा अपने बहन को खुश देखना चाहते हैं। संतोष एक बहुत अच्छा लड़का है और वह तुम्हें बहुत खुश रखेगा। अगर जिससे तुम मोहब्बत करती हो वो लड़का सच्चा होता तो जिस दिन उसे तुम्हारे रिश्ते के बारे में पता चला था उसी दिन वह मुझसे बात करने के लिए आता। उसे सिर्फ तुमसे दिल लगी करनी थी। वह धोखेबाज था, लेकिन दीदी तो उसकी मोहब्बत में अंधी हो चुकी थी। वह सिर्फ अपना ही सोच रही थी। दीदी ने तो वैसे भी शुरू से बस अपना ही सोचा था। उनकी वजह से क्या कुछ हो जाएगा, किसी को भी खबर नहीं थी। दीदी की शादी से कुछ दिन पहले मेरे लिए एक रिश्ता आया था। भैया भी बहुत खुश थे। भैया ने मेरा रिश्ता तय कर दिया था और सिर्फ घर वालों की मौजूदगी में ही। मुझे भाभी भी प्यार करती थी। यह सब बहुत अचानक हुआ था। मैं और वह लोगों को जानती है और वह बहुत अच्छे लोग हैं। वही मेरे लिए रिश्ता लेकर आई थी। मैंने तो सोचा भी नहीं था कि इतनी जल्दी मेरा रिश्ता हो जाएगा। भाभी ने बताया कि वह काफी दिनों से तुम्हारा रिश्ता मांग रहे थे। लड़के ने तुम्हें देखा हुआ है और तुम्हें पसंद करता है। वह कह रही थी कि लड़का बहुत अच्छा है और खाते पीते घर का है। मेरी ननद तो बहुत खुशनसीब है। मुझे खुशी हो रही थी। जिस लड़के ने मेरा रिश्ता भेजा है उसने मुझे पहले से देख रखा है। मुझे तो अपनी खुशकिस्मती पर यकीन नहीं आ रहा था। जब मेरी दीदी को सब कुछ पता चला तो वह बहुत गुस्से में कहने लगी कि मैं तो आपकी सौतेली बहन हूँ जो मेरी एक कंगाल लड़के के साथ शादी कर रहे हैं, जिसके पास मुझे ठीक से 2 वक्त का खाना भी नहीं मिल सकेगा, जो मुझे गरीबों के अलावा और कुछ नहीं दे सकता। मैंने दीदी को समझाया कि किस्मत बदलने में देर नहीं लगती। तुम देखना संतोष की बहुत जल्द अच्छी नौकरी लग जाएगी और उसका भी वक्त बदल जाएगा। मुझे भगवान पर पूरा भरोसा है। एक दिन मेरी मामी घर पर आई और अपनी भाई से बात करवाई। उस दिन पहली बार मैंने अपने होने वाले पति से बात की थी और शायद यह मेरी पहली और आखिरी बात थी। मैं नहीं जानती थी कि अब कौन सी मुसीबत हमारे घर पर आने वाली है। मेरी बहन की शादी का दिन आ गया था और वह बहुत सदमे की हालत में बैठी थी। मेरी कजिन कहने लगी, तुम तो ऐसे मुंह बनाकर बैठी हो जैसे जबरदस्ती तुम्हारी शादी कर रहे हो। सच तो यही था जो लोगों को लग रहा था। भाभी ने उन लोगों से बहाना बनाया और दीदी को वहां से ले गई। अब बारात भी आ चुकी थी, लेकिन किसी को नहीं पता था कि आने वाले पल में सब लोगों पर क्या कयामत टूटने वाली है। जैसे ही बारात आई सब लोग बारात देखने चले गए। मैं बहुत खुश थी कि मेरी बहन की शादी है।
जब मुहूर्त का समय आया और पंडित जी ने दुल्हन को बुलाने के लिए कहा, मेरी भाभी मेरी दीदी को लेने गई, लेकिन वह अपने कमरे में नहीं थी। वह वहां से भाग चुकी थी। जाते हुए वह एक लेटर छोड़कर गई थी। उसे लेटर में लिखा था, आप लोग मुझे शादी के लिए मजबूर नहीं कर सकते। आप लोगों के लिए अपनी खुशियों को नहीं छोड़ सकती, इसीलिए मैं यह घर छोड़कर जा रही हूँ। यह सुनते ही भैया की हालत बहुत ज्यादा खराब हो गई। भैया के दोस्त को और उनकी फैमिली को भी सब कुछ पता चल चुका था। सब लोग दुल्हन के आने का इंतजार कर रहे थे, पर वह तो अपने भैया की इज्जत उतार कर चली गई थी। भैया रोते रोते कह रहे थे कि मुझसे क्या गलती हो गई, ऐसी क्या कमी रह गई थी मेरी परवरिश में, जो मेरी बहन ने एक बार भी मेरी इज्जत का नहीं सोचा। अब मैं लोगों को क्या मुंह दिखाऊंगा, सबसे क्या कहूंगा कि मेरी बहन अपनी शादी छोड़कर कहाँ चली गई। भैया के दोस्त ने कहा कि तुम फिक्र मत करो कुसुम, हमारी भी बेटी है। अगर आपकी एक बेटी हमारे घर की बहू नहीं बन सकी तो क्या हुआ, दूसरी बेटी बन सकती है। बाबा ने मेरी तरफ देखा। मुझे उनकी आंखों में एक उम्मीद दिखाई दी थी। यह सुनकर मैं अपनी भाभी के गले लगकर रोने लगी। मैंने भाभी से मना किया, ऐसा नहीं करें। भैया ने भी अपने दोस्त से कहा कि कुसुम की मंगनी हो चुकी है, मैं उन लोगों से क्या कहूंगा। भैया के दोस्त ने कहा कि मंगनी ही तो हुई है, शादी तो नहीं हुई। उनसे कह देना कि कुसुम की शादी जहां होनी थी वहां हमने कर दी। इस तरह अचानक से मेरी संतोष से शादी हो गई, जिसके बारे में मैंने कभी ऐसा सोचा भी नहीं था। आज वह मेरे सामने मेरा पति बनकर खड़ा था। हम लड़कियों के साथ ही हमेशा ऐसा क्यों होता है? क्यों हमें हमेशा कुर्बानी देनी पड़ती है? माँ, भैया और भाभी अपनी इज्जत के खातिर अपने दूसरे बहन के सपनों को तोड़ कर रख देते हैं। मेरी बहन के किए की सजा मुझे मिली थी और वह खुद ना जाने कहाँ चली गई थी। किसी ने भी उसकी खबर नहीं ली थी। भैया ने कहा था कि वह आज से हमारे लिए मर चुकी है मेरा, और इस घर से किसी भी इंसान का उस लड़की से अब कोई रिश्ता नहीं रहा। मैं अपने भैया और भाभी की दुआओं से विदा होकर अपनी ससुराल चली गई, लेकिन अभी मेरा इम्तिहान खत्म नहीं हुआ था। जिंदगी भी उन्हीं लोगों का बार बार इम्तिहान लेती है जो पहले से बिखरे हुए हो। भाभी ने मुझे समझाया था कि सब कुछ भूल कर अब तुम्हें इस रिश्ते को निभाना होगा, क्योंकि अब से वही तुम्हारा घर है। लेकिन एक लड़की का कभी अपना घर नहीं होता, वो तो हमेशा एक जगह से दूसरी जगह जाती रहती है। सारी उम्र माँ बाप के घर पर यही बात सुनते हैं कि पराया धन है, कल को तुम्हें अपने घर जाना है। और जब शादी हुई तो सास कह रही थी, यह घर तुम्हारा अपना नहीं है, क्योंकि मेरे बेटे ने तुमसे मजबूरी में शादी की है। यह सब बातें मुझसे मेरी सास कह रही थी। मेरा पति जो पहले मेरी बहन का मंगेतर था और उससे मोहब्बत करता था, उस दिन बहुत ज्यादा रोया था। उससे मेरी बहन का धोखा बर्दाश्त नहीं हो रहा था। काश जब दीदी ने बार बार शादी से मना किया था तभी यह लोग रुक जाते। मेरे पति ने भी मुझे साफ साफ कह दिया था कि वह मुझे अपने पत्नी के रूप में स्वीकार नहीं कर सकता, क्योंकि मजबूरी में बनाए गए रिश्ते कभी कामयाब नहीं होते। मुझे अभी इन सब से निकलने के लिए थोड़ा समय चाहिए। जब मैं अपने मायके जाती तो भाभी मुझे समझने लगते। भैया भी मुझसे अब और ज्यादा मोहब्बत करने लगे थे, क्योंकि मैं भैया की इज्जत बचाई थी। भैया ने मुझसे कहा कि जो लड़कियां अपने पति का दिल जितना जानती हो वह कभी हार नहीं मानती। तुम भी अपने पति के दिल में अपनी जगह बनाने की कोशिश करो। जब तुम उसका दिल जीत लोगी तो वह अपना अतीत भूल जाएगा। मैं जानता हूँ मैं तुम्हारे साथ सही नहीं किया। संतोष मेरे दोस्त का बेटा है और मैं उसको बहुत अच्छे से जानता हूँ। वह बहुत शरीफ लड़का है। अभी वह सदमे में है, उसके दिल को चोट पहुंची है। तुम देखना, एक समय आएगा कि तुम मुझसे खुद कहोगी कि भैया आपने मेरे लिए अच्छा फैसला किया था। मैं भैया के गले लगकर रोने लगी। मैं ऐसी कोशिश में लगी रहती थी कि अपने पति का और ससुराल वालों का दिल जीत सकूं। मेरे ससुर तो बहुत अच्छे थे और मुझसे बहुत प्यार भी करते थे, लेकिन मेरी सास और मेरी नंद मुझे पसंद नहीं करती थी। ऐसा नहीं था कि मैं अपनी बहन से खूबसूरत नहीं थी, बस उन लोगों का गुस्सा था जो मेरी बहन ने उन लोगों के साथ किया था।
अब वह अपना गुस्सा मुझ पर निकाल रही थी। अब मेरे पति को नौकरी मिल गई थी और कंपनी की तरफ से घर और गाड़ी भी मिली थी। तो मेरे ससुर ने कहा कि कुसुम के कदम हमारे घर के लिए बहुत शुभ है। समय ऐसे ही निकलता जा रहा था। मैं बहुत कोशिश करती थी कि मैं अपने पति के दिल में अपने लिए जगह बना सकूं, लेकिन जब भी मैं उनका दिल जीतने की कोशिश करती तो वह मुझे दुत्कार दिया करते थे। मुझसे कहते थे कि मैं कुछ भी कर लूं, लेकिन उनके दिल में कभी भी जगह नहीं बना सकती। उन्होंने मुझसे कहा कि वह मौका देख रहे हैं, मौका मिलते ही वह मेरे भैया से बात करेंगे और मुझे छोड़ देंगे। कुछ दिनों बाद भाभी की कॉल आई, खबर मिली कि भैया का देहांत हो गया है। मुझे अपने कानों पर यकीन नहीं आया और मैं चकरा कर वहीं पर बैठ गई। मेरे ससुर ने मुझसे कहा कि बेटी, अपने आप को संभालो, अभी तुम्हें अपनी भाभी को भी संभालना है। मैं अपने मायके गई तो मेरे भैया की लाश वहां पड़ी थी और कानों में बातें कर रहे थे। कह रहे थे कि जवान बेटी घर से भाग गई। भाई बेचारा कब तक ये बेइज्जती बर्दाश्त करता, और भी पता नहीं लोग क्या क्या बातें कर रहे थे। भाभी की हालत भी बहुत खराब थी। अब भाभी का ख्याल रखने वाला कोई नहीं था। इसीलिए मेरे ससुर ने कहा कि मैं उन्हें अपने साथ अपने घर पर लेकर आ जाऊं ताकि मैं उनका ख्याल रख सकूं। मेरी भाभी मेरे ससुराल में मेरे साथ नहीं रहना चाहती थी, लेकिन भाभी की ऐसी हालत नहीं थी कि वह घर पर अकेली रह सके। मेरी शादी को 5 महीने हो चुके थे। मेरे नंबर पर किसी अनजान आदमी की कॉल आई और कुछ फोटो जिसको किसी लड़के के साथ एडिट किया गया था वह मुझे भेजी गई। मैं यह देखकर बहुत ज़्यादा हैरान हुई कि मेरी यह फोटो इस लड़के के पास कैसे गई। अब वह मुझे फ़ोन पर ब्लैकमेल कर रहा था और कुछ दिन बाद मुझे पता चला यह वही लड़का था जिससे मेरी मंगनी हुई थी। मैं भगवान का शुक्र अदा कर रही थी। ऐसे फ्रॉड लड़के से उसने मुझे बचा लिया था, लेकिन मुझे डर लग रहा था कि कहीं यह सब कुछ मेरे पति को ना पता चल जाए। इसलिए मैं अपना फ़ोन बंद रखती थी। अब वह मेरे पति के नंबर पर कॉल करने लगा था। मेरे पति का बर्ताव भी मेरे साथ अच्छा हो गया था, लेकिन मैं हमेशा डर में रहती थी कहीं वह लड़का यह फ़ोटो मेरे पति को ना सेंड कर दे और वह मुझे छोड़ ना दे। एक दिन मेरे पति के पास किसी के कॉल आई और वह अपना सर पकड़कर वहीं पर बैठ गए। मैंने उनसे पूछा कि क्या हुआ, तो वह कहने लगे कि तुम्हें एक बात बतानी थी, लेकिन तुम्हारे भैया के देहांत की वजह से मैं तुमसे बात नहीं कर पाया था। मैंने कहा, ऐसी क्या बात है, बताइए। मुझे उन्होंने बताया कि जिससे तुम्हारी मंगनी हुई थी वह वही आदमी था जिससे तुम्हारी बहन शादी करना चाहती थी और उसके साथ घर छोड़कर भाग गई थी। लेकिन वह लड़का अच्छा नहीं है। जब तुम्हारी बहन की शादी की तारीख तय हुई थी तो उसने तुम्हारे लिए रिश्ता भेजा था, क्योंकि उसके पास तुम्हारे बहुत सारे फोटो थे और वह तुम्हारी बहन ने ही उसे दिए थे। तुम्हारे नाम से ही उसने उस लड़के से बात करनी शुरू की थी, लेकिन कुछ दिनों बाद उसने उस लड़के को सब कुछ बता दिया था। तब उस लड़के ने कहा था कि मुझे फर्क नहीं पड़ता कि तुम कौन हो, मैं सिर्फ तुमसे प्यार करता हूं, और उसने यह सब तुम्हारे भैया की जायदाद के लिए किया था। मुझे लगा था कि शायद तुम भी अपनी बहन की तरह धोखेबाज हो, पर जब वह तुम्हारे नंबर पर कॉल करता तो तुम घबराकर फ़ोन काट देती और फ़ोन बंद कर देती थी। मैं यह सब कुछ नोटिस कर रहा था। फिर एक दिन मैंने तुम्हारे मोबाइल से वह नंबर लिया और अपने दोस्त से उसे नंबर के इन्फॉर्मेशन निकलवाई। फिर मैं उसे तक पहुंच गया। जिस दिन तुम्हारे भैया की डेथ हुई उसके अगले दिन ही तुम्हारी बहन का मेरे पास फ़ोन आया था और वह मुझे अपने किए की माफ़ी मांग रही थी। उसने मुझे बताया उस लड़के ने उसे धोखा दिया है। वह कहता है कि अपने भाई से पैसे लेकर आओ, लेकिन सब कुछ तो कुसुम के नाम पर है। मैं कहाँ से ला कर दूँ? पैसे के लिए उस लड़के ने मुझे धक्के मारकर अपने घर से निकाल दिया और मुझसे शादी भी नहीं कि तुम्हारी बहन घर आना चाहती है। और अब वह लड़का जेल में है और वह पहले से ही शादीशुदा था और उसके बच्चे भी थे। उसकी पत्नी ने उसके ऊपर केस कर दिया। उसकी पत्नी ने ही मुझे सब कुछ बताया है। मैंने अपने पति से कहा कि आपने मुझसे एक बार भी नहीं पूछा कि वह लड़का मेरे बारे में सच कह रहा है। ये झूठ। मेरे पति ने कहा, तुम्हारे भैया ने एक बार मुझसे कहा था, कभी भी मेरी बहन पर शक मत करना। इसलिए नहीं कि वह मेरी बहन है, बल्कि इस वजह से
उसने अपने भाई की इज्जत बचाई है और अब वह तुम्हारे घर की इज्जत है। तुम भी अपना अतीत भूलकर कुसुम को अपना लो, क्योंकि जो बहनें भाई की इज्जत के खातिर अपना सर झुका देती है वह बहुत पाक दामन और मोहब्बत करने वाली होती है, तो कभी भी तुम्हारा भरोसा नहीं तोड़ेगी। मेरे पति मुझसे माफ़ी मांगने लगे और मैं सोच रही थी कि मेरे भैया ने मुझे सही कहा था कि संतोष बहुत अच्छा है और मैं उसके साथ बहुत खुश रहूंगी। उसने मेरे कहे बगैर ही सब कुछ संभाल लिया था, वरना पता नहीं क्या हो जाता। मेरी बहन एक दिन घर आई और सबसे माफ़ी मांगने लगी, लेकिन किसी ने भी उसे माफ़ नहीं किया। अब वह हर जगह ठोकरें खा रही थी। मेरी शादी को भी 3 साल हो गए थे और मैं प्रेग्नेंट थी। अब मेरी सास का बर्ताव भी मेरे साथ अच्छा हो गया था और मेरा बहुत ख्याल रखती थी। मैंने भी सब कुछ भूलकर एक नई जिंदगी की शुरुआत की थी। कुछ दिनों बाद ही मेरे घर में एक प्यारी सी बेटी ने जन्म लिया था। मेरा पति बहुत खुश था। ऐसे ही वक्त गुजरता गया और मेरे बच्चे स्कूल से कॉलेज जाने लगे। मेरे 2 बच्चे थे। सबसे बड़ी मेरी बेटी थी। जब मेरी बेटी पैदा हुई थी तो मेरे परिवार वाले और मैं बहुत ज़्यादा खुश थे। पर अब जैसे जैसे वह बड़ी हो रही थी वह बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ी होने लगी थी। अपने भाई से भी लड़ती रहती थी और हमसे भी अच्छे से बात नहीं करती थी। पता नहीं क्यों वह मुझसे दूर होती जा रही थी। जब मैं वजह पूछती तो वह कहती कि आप तो मेरे पीछे पड़ी रहती हो। वह सिर्फ अपने कमरे में अकेली रहती थी, किसी से बात भी नहीं करती। जब एक दिन मेरी बेटी का रिश्ता आया तो हमने मना कर दिया, क्योंकि वह अभी पढ़ रही थी और अभी हमारा उसकी शादी का कोई इरादा नहीं था। लेकिन वह लोग पता नहीं कैसे थे, हमारे मना करने के बाद भी बार बार हमारे घर पर रिश्ता लेकर आने लगे। जब हमने उनकी बात नहीं मानी तो वह धमकियों पर उतर आए। मेरे पति ने उन लोगों की छानबीन निकली तो यह सब सुनकर मेरी आंखें फटी रह गईं। इतने सालों बाद आज मेरा अतीत मेरे सामने आकर खड़ा हो गया था। मेरी 17 साल की बेटी जब भी कॉलेज से वापस घर आई तो अपना पेट पकड़कर रोने लगती और कहती कि मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है। जब मैं उससे कहती कि बेटा चलो डॉक्टर के चलते हैं तो वह मना कर देती। इसीलिए मैंने सोचा कि मेरी एक गांव की मशहूर दाई थी, क्यों ना उसे घर बुलाकर अपनी बेटी को चेकअप करवा लेती हूँ, क्योंकि वो डॉक्टर के यहाँ जाने से मना करती थी। जब दाई मेरी बेटी की चेकअप किया तो उनकी बात सुनते ही मेरे पैरों तले से ज़मीन निकल गई और मुझसे कहने लगी, अपनी बेटी की शादी आज ही मेरे 13 साल के बेटे के साथ कर दो, वरना वह मर जाएगी। मैं बहुत ज़्यादा डर गई थी। मैं अपनी बेटी को खोना नहीं चाहती थी, इसलिए उसकी शादी उसी दिन कर दी। मुझे यह बात बहुत हैरान कर रही थी कि शादी के बाद वह सही होने लगी थी। मैं जानना चाहती थी कि आखिर यह क्या राज हो सकता है। इसीलिए मजबूर होकर एक दिन मैंने अपनी बेटी के कमरे में चुपके से छुप गई तो वहाँ कोई 14 साल का लड़का नहीं था, बल्कि वही लड़का था जो मेरी बेटी का रिश्ता लेकर आया था। और वह उसी का बेटा था जिसने मेरी बहन को धोखा दिया और उसके साथ साथ मेरी भी जिंदगी बर्बाद करने की कोशिश की थी। मेरे पति ने मुझे समझाया था कि अपने गांव की दाई की बातों में मत आओ, हमारी बेटी को कुछ नहीं हुआ है, वह बिल्कुल ठीक हो जाएगी। लेकिन मैं नहीं जानती थी कि जिस पर मैं भरोसा करती थी उसने ही मेरे भरोसे को तोड़कर रख दिया। मेरे दाई के साथ साथ मेरी बेटी ने भी मुझे धोखा दिया था। मुझे देखते ही मेरी बेटी के चेहरे का रंग उड़ गया और कहने लगी, मम्मा मम्मा, मैं सोहन से बहुत प्यार करती हूँ, इसीलिए मैंने यह सब कुछ नाटक किया। आप मुझे माफ़ कर दे। मैंने उससे कहा कि तुम बिल्कुल अपनी मासी पर गई हो। उसने भी ऐसे ही अपने भैया और भाभी को धोखा दिया और भाग गई थी। और इस लड़के का वो तो ऐसा नाग है जो कभी भी डांसना नहीं भूलता। मेरे पति को जब यह सब कुछ पता चला तो उसने हमारी बेटी को घर से निकाल दिया। मेरी बेटी ने मुझसे कहा कि अगर आपको आपका प्यार नहीं मिला तो आप मुझे मेरा प्यार क्यों छीनना चाहती है। मन से बिल्कुल सही रहती है और आप दूसरों का हक छीन लेती है। मेरे पति ने उसे जोर से थप्पड़ मारा और उन दोनों को घर से निकाल दिया। उसे दिन में बहुत ज्यादा रोई थी। मेरी बहन ने मेरे हंसते खेलते घर को उजाड़ दिया था। मेरी बहन चाहती थी कि मैं अपने पति को छोड़ दूं और वह उससे शादी कर ले।
क्योंकि अब संतोष के हालात बहुत बदल चुके थे। संतोष के पास गाड़ी बंगला सब कुछ था, और जिस वजह से मेरी बहन ने संतोष से शादी करने के लिए मना किया था, आज वह सब कुछ संतोष के पास था। लेकिन यह सब कुछ तो नसीबों का खेल होता है। जब मेरी बहन ने उसे समझाया था तो वह यह बात नहीं समझी थी। एक दिन मेरी बहन का एक्सीडेंट हो गया और वह अपने हाथ पैरों से लाचार हो गई। मेरे पति मुझसे बहुत प्यार करते थे, वरना पता नहीं मेरा क्या होता। मैं अपनी बेटी को भी समझने की बहुत कोशिश की कि यह लड़का तुम्हारे लायक नहीं है, और जब हमने उसके रिश्ते से मना कर दिया तो उन दोनों ने मिलकर यह प्लान बनाया और पेट के दर्द का नाटक करके मुझे बेवकूफ बनाया। वह यह भूल गई थी कि माता पिता अपने बच्चों के लिए कभी भी बुरा नहीं सोचते। अभी मेरी बेटी रोती हुई मेरे घर पर आई और मुझसे माफी मांगने लगी। कहने लगी कि मम्मा मैं भटक गई थी, कि मासी ने मुझे आपके खिलाफ कर दिया था, लेकिन मुझे सब कुछ पता चल गया है कि उन्होंने आपके बारे में जो भी कहा था वह सब गलत था। मेरे पति ने मुझे डिवोर्स दे दी और धक्के मारकर अपने घर से निकाल दिया। मेरे पति ने मेरी बेटी को माफ नहीं किया और कहने लगे कि हमारी कोई बेटी नहीं है। मैंने अपने पति से कहा कि मैं आज तक आपसे कुछ नहीं मांगा, आज मांग रही हूं। हमारी बेटी से भूल हो गई थी, इसे माफ कर दो। मेरे पति ने मेरी बेटी को माफ कर दिया और हम सब लोग एक खुशहाल जिंदगी बिताने लगे। भला हो मेरे भैया और भाभी का, जो हम 2 बहनों की खातिर भैया और भाभी अपनी खुद की औलाद को जन्म नहीं दिया। अगर हमारे खुशी की खातिर अपना खुद का गला घोट सकते हैं तो क्या हम लोगों का फर्ज नहीं बनता हम उन्हें खुश रखें और उनके बताए हुए रास्ते पर चले। अभी भी हमारे ज़माने में ऐसे भी लोग होते हैं जो दूसरों के खातिर अपनी खुशियों को दबा देते हैं। ऐसे ही मेरे भैया और भाभी थे जो मेरे मम्मी पापा के देहांत के बाद उन्होंने अपनी बेटी से बढ़कर हम 2 बहनों को पाला था। धन्यवाद दोस्तों। तो दोस्तों, यह थी हमारी आज की कहानी। उम्मीद करते हैं आपको पसंद आई होगी। आपका क्या कहना है इस कहानी के बारे में कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ में घंटी को दबाकर ऑल पर सेट कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो आपको तुरंत मिले। धन्यवाद।